अच्छा जी, इसके बाद जो तीसरा इशू है, जो तीसरा मेन इशू जो मसलन कॉरपोरेट गवर्नेंस में जो मैनेजमेंट को या बिजनेस कंसर्न्स को या उस सोसाइटी को उस बिजनेस से जो होता है, वो हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी इशू है। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज आगे फिर दो हिस्सों में, अगर मैं इसको मसलन दो हिस्सों में डिवाइड करूं इस अकाउंटेबिलिटी इशू को, तो ये गलत नहीं होगा। एक अकाउंटेबिलिटी इशूज है स्टेक होल्डर्स का, और एक अकाउंटेबिलिटी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। स्टेक होल्डर के अकाउंटेबिलिटी इश्यूज में ये है कि स्टेक होल्डर ये चाहता है और ये इस बात की अश्योरेंस चाहता है कि जो बिजनेस जिसमें उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बिजनेस जब कंडक्ट होता है या उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि वो कॉर्पोरेशन या वो बिजनेस उसके राइट्स का, उसकी नीड का, और उसके जो क्या कहते हैं कि रियल इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस के पास है उसका ख्याल रखेगी और उसको अपना समझ के इस्तेमाल करेगी। ये मसलन ये स्टेक होल्डर्स का इशू है, और स्टेक होल्डर्स इस इशू पे बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को सारे का सारा कंसर्न मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट से होता है। वो ये देख रहे होते हैं कि हमने जहां इन्वेस्ट किया है वो कैसी है। और दूसरा दूसरा जो इशू होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। अच्छा, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक हमेशा एक हार्श व्यू में, एक नैरो व्यू में देखते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी या इन्वायरमेंट या इन चीज़ों के लिए नहीं है कि जी वो बिज़नेस जो है वो सोसाइटी का ख्याल रखे, वो उस इन्वायरमेंट का ख्याल रखे जहाँ वो बिज़नेस चल रहा है, या उस लोकेलिटी का ख्याल रखे जहाँ वो बिज़नेस चल रहा है। ठीक है, बिज़नेस को उन वर्कर्स का भी ख्याल रखना चाहिए जो उसमें काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, उन कस्टमर्स का भी ख्याल करना चाहिए जिनको वो सर्व कर रहा है। मसलन ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो बिज़नेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में लाकर उसको कंसर्न करते हैं। उसको वो बिजनेस जो है वो उसको उन इश्यूज को बिजनेस जो है वो डील करता है, वो देखता है। ठीक, ये तीन इश्यूज हैं जो हम बेसिक इश्यूज में जाते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज की तरफ जी, कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं वो किस उस कॉर्पोरेशन के लिए। अब अगर मैं स्ट्रक्चरल इश्यूज को समझने से पहले हम इन कुछ चीज़ों को समझ लें कि मैं जब स्ट्रक्चर की बात करूंगा या मैं जब कहूंगा कि जनाब ये स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, तो आपको स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ों को देखना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का इंट्रैक्शन है, या कौन कौन सी चीज़ें ऐसे इंटीग्रेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी। कि जी जनाब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूंगा तो उसके इश्यूज की बात करूंगा, तो पहले मैं ये डिस्कस करूंगा उस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर के स्कोप में, उस स्ट्रक्चर के टॉपिक के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें आती हैं। जब मुझे वो चीज़ें समझ आ जाएंगी तो ऑब्वियसली मैं फिर उसके इश्यूज को भी सही तरीके से एड्रेस कर सकूंगा और समझ सकूंगा। नंबर वन सबसे है जी, मैनेजमेंट क्या है, काइंड ऑफ मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मैनेजमेंट स्टाइल है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के सीईओज हैं, मैनेजर जो ऊपर कॉरपोरेट लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनका विजन क्या है, उनकी मेन सोच क्या है, वो इनोवेटिवनेस की तरफ हैं, कास्ट कटिंग की तरफ हैं, ये किसकी तरफ है। ओवरसाइट फंक्शन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी क्या कहती है, मतलब पहला तो मैनेजरियल फंक्शन है, फिर हम दूसरी बात करते हैं कि ओवरसाइट फंक्शन है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उनकी ऑडिट कमेटी क्या कह रही है, ऑडिट फंक्शंस, इंटरनल ऑडिटर्स की क्या पॉलिसीज हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स की क्या पॉलिसीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स एक दूसरे से इंटीग्रेट कैसे होते हैं, इंटरलिंक कैसे होते हैं, मॉनिटरिंग फंक्शंस के स्टॉक एक्सचेंज कमीशन स्टैंडर्ड सेटअप्स रेगुलेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग फंक्शन में होगी। यूज़र फंक्शंस मीन इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनको क्या क्या प्रिविलेज दी जाती है, उनके बारे में क्या पॉलिसीज़ हैं, क्रेडिटर्स के बारे में क्या पॉलिसीज़ हैं, अदर स्टेक होल्डर्स के बारे में क्या पॉलिसीज़ हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन सिस्टम, इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिज्म्स क्या है। मसलन इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिज्म का मतलब ये है कि इंटरनली कंपनी का जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो क्या है,
اور ایکسٹرنلی جب کمپنی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جب دوسری پارٹیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اپنے کمپیٹیٹر کو مثلا ڈیل کر رہی ہوتی ہے، یا اپنے ویئر ہاؤس کو بھی کہہ دیا کہ بھی وہ گورنمنٹ سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے، یا تھرڈ پارٹی سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے، یا اس سوسائٹی سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کس میکانزم، وہ کس سوچ کے اوپر وہ ڈیل کرتی ہے، ہم اسے وہ ایکسٹرنل میکانزم کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اس میں کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن دیٹ اسٹرائیو ٹو ڈیولپ افیکٹو کارپوریٹ گورننس سسٹم کنسیڈر اے نمبر آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایشوز. فار ایگزامپل, a company operating in several countries will need to resolve issues related to international government policies. گورننس پالیسی ظاہری بات ہے جب ایک کنٹری ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہی ہے کمپنی, تو اس کو پھر ڈفرینٹ کنٹریز کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کام کرنا ہوگا. کہ مثلا اگر ایک کنٹری فرانس میں کام کر رہی ہے, تو فرانس میں اگر آپ کسی امپلائی کو جاب پہ رکھتے ہیں تو نہ وہ جاب کا پروسیس ہی بہت لینتھی ہے کہ اس امپلائی کو جاب پہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں, اور پھر جب آپ اگر اس کو نکالنا چاہیں گے تو آپ کسی فرانس میں کوئی پرائیویٹ یا گورنمنٹ کمپنی اپنے کسی بھی امپلائی کو اتنی جلدی نہیں نکال سکتی بھی تم فائر ہو گئے ہو, تم جاؤ, تمہارا آج سے حساب کر دیا. ایسا نہیں ہے. کمپنی کو اس پورا ایک پیرا لکھ کے دینا پڑتا ہے, پوری جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے, پورے اس کو رولز بتانے پڑتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ امریکہ یا میکسیکو کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ رول نہیں ہے. وہاں جتنی جلدی کسی کو جاب دے سکتے ہیں آپ, اتنی جلدی اس کو نکال بھی سکتے ہیں. ٹھیک, یہ ڈفرینٹ مثلا کیا کہتے ہیں کہ جی وہ پالیسیز ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو اسٹرکچر. اب اسٹرکچر کو آپ سمجھ گئے ہیں, اب ہم اس کے ایشوز کی طرف آتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں. سب سے پہلے ہے جی بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ایک مثلا ان کا وہ ایک ایشوز ہیں, یا ان کا کیا ایشو ہے جب ہم اسٹرکچرل ایشوز کی بات کرتے ہیں. ممبر آف دا کمپنی آف بورڈ آف ڈائریکٹرز assume legal and ethical responsibility for the firm resources and decisions. دیکھیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کمپنی جو ہے یا آرگنائزیشنز کے ریسورسز کو اور استعمال کرنے کی اور آرگنائزیشن کے ڈیسیژن لینے کی ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی دی جاتی ہے. وہ ایتھیکل رسپانسبلٹی جب کسی کو دی جاتی ہے, کسی بھی ڈائریکٹر کو, کسی بھی کمپنی کے ڈائریکٹر کو, یا ڈائریکٹرز کو ہیڈ کرنے والی کمیٹی کو, تو وہ یہ نیچرلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز پہ ایگری ہو گیا ہے کہ وہ اس کمپنی کے ریسورسز کا اور اس کے جو کیا کہتے ہیں ڈیسیژنز ہیں وہ اس کا لائبل بھی ہوگا, اور اس کو وہ صحیح اور ایمانداری سے بھی کرے گا, اور وہ جو ایگزیکٹو آفیسر اپوائنٹس کرے گا اپنی ٹیم کے لیے وہ بھی صحیح طریقے سے اپوائنٹ کرے گا. مثلا کوئی بھی ممبر فیڈیشری نہیں ہوگا, ڈیوٹی میننگز جو ہیں وہ ازیومڈ ہوں گی, ٹرسٹ ہوگا ان کے اندر, کانفیڈنس مثلا ہوگا, سارے جو جتنے بھی ڈائریکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوں گے. انٹیل سرٹن وائٹل رسپانسبلٹی, اب ان بہت ساری وائٹل رسپانسبلٹیز بھی ہوں گی. ٹھیک, اب وہ بورڈ آف ڈائریکٹر پہ یہ لازم ہے کہ وہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا کمپنی کو سامنے رکھ کے وہ سرو کریں. ٹھیک ہے, دوز بورڈ ممبرشپ از ناٹ ڈیزائنڈ as a vehicle of personal financial gain, rather it provides the intangible benefit of ensuring the success of organization and the stakeholder factor to the involved in the fiduciary arrangements. مثلا کسی بھی ممبر پہ, بورڈ کے کسی بھی ممبر پہ یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پرسنل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بینیفٹس کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے وہ کوئی کام کرے. وہ ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ اس کو وہ کس طرح کمپنی کی جو کیا کہتے ہیں کہ ریسورسز ہیں, یا کمپنی کے جو ڈیسیژنز ہیں, یا کمپنی کے جو کام کرنے والے ہیں, یا کمپنی کے جو امپلائیز ہیں, یا کمپنی کے جو ریسورسز ہیں, وہ کس طرح ان ریسورسز کو یا ان چیزوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا. یہ مثلا کسی بھی مینجمنٹ کے لیے وہ اس چیز کو سامنے رکھنا پڑے گا, اس چیز کے لیے وہ جواب دہ ہوگا. اور وہ کتنا, سب سے پہلے وہ دیکھنا ہے وہ فیوڈیشری ارینجمنٹ میں کہ وہ فیوڈیشری میں مثلا کتنی مخلصانہ کوششیں ہوتی ہیں اس کی, وہ کتنا مخلص رہ کے وہ کوشش کرتا ہے. ٹھیک, یہ چیزیں مثلا بورڈ آف ڈائریکٹر کے ایشوز میں دیکھنی پڑیں گی اور دیکھی جائیں گی. اس کے بعد ہے شیئر ہولڈرز اینڈ انویسٹرز. شیئر ہولڈر اور انویسٹرز کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹوز آر کمپنسیٹڈ فار دیئر لیڈرشپ آرگنائزیشن سروسز اینڈ پرفارمنس ہیز بیکم این ایکسٹریملی ٹربلسم. ٹھیک, کہ بھی کسی طرح
शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स जो हैं कि भी वो बिकॉज दे हैव एलोकेटेड स्केर्स रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े स्केर्स होते हैं। मतलब देखें ना, इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो स्केर्स है, वो मसलन वो ऐसी ही रखती है ऑर्गेनाइजेशन, उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत स्केर्सिटी है। ठीक है जी, टू रीप रिवार्ड फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, तो वो चाहते हैं कि जी उनका जो रिवार्ड है वो बतदरीज बढ़ता जाना चाहिए। मसलन शेयर होल्डर ये नहीं करते कि जी वो उनका रिवार्ड बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी बतदरीज उसमें जो है वो कंटिन्यूसली एक रीप होना चाहिए, एक इजाफा होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल एक्सचेंज represent formal contractual arrangement that provide the capital necessary to fund all types of organization initiatives such as developing new product, constructing new facilities। अब ये चीज़ समझिएगा कि शेयर होल्डर्स जो अपने फंड किसी भी कंपनी को देते हैं तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हम उसे यूं समझेंगे कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है शेयर होल्डर और कंपनी के दरमियान कि जी कंपनी इन फंड्स को वहाँ इस्तेमाल करेगी जहाँ उसको ज़रूरत होगी, या कंपनी ये समझती है कि हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, हमारे शेयर होल्डर का ट्रस्ट इतना अच्छा है हम पे कि हमें जब भी किसी जगह पर भी नेसेसरी कैपिटल चाहिए होगा किसी भी सूरत में, चाहे वो हमें कोई नया बिजनेस बनाना है, चाहे हमने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, चाहे हमने कोई नई चीज़ लॉन्च करनी है, तो उसमें हमें जो शेयर होल्डर्स की तरफ से जो फंड हैं वो हमें अवेलेबल होंगे और हमें मिल जाएंगे। शेयर होल्डर्स, अब दोनों का कंसर्न क्या होता है? शेयर होल्डर्स का कंसर्न ये होता है कि जी वो अपनी ओनरशिप जो है वो पब्लिकली ट्रेडेड फर्म के साथ अटैच करते हैं। और अच्छा, अब इन्वेस्टर्स क्या है जी, वो टर्म जनरल टर्म है जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं फर्म को। इनमें भी मसलन देखें, यहाँ ये डिफरेंस भी देख रहे हैं कि शेयर होल्डर जो हैं वो ओनरशिप इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है अपनी वो किसी भी फर्म को। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ठीक है जी, अब जो वर्कर है वो भी इन्वेस्टर है, ठीक, जो कस्टमर मसलन कंपनी की के लिए कुछ काम कुछ पॉजिटिव बोल रहा है वो भी इन्वेस्टर्स है। शेयर होल्डर्स वो है जो सिर्फ कंपनी में इस तरह इन्वेस्ट करता है कि वो उसका ओनरशिप का कोई राइट है या ओनरशिप डिसीजन में वो आता है, हम उसको क्या कहते हैं जी, वो शेयर होल्डर्स है जी। ठीक, आगे फिर